ओके, तो ये सेकंड सम तुम लोग का जो पहले का सम था वो कैपिटल बजटिंग का उसी के ही बेस पे है, लेकिन पूरा बोलते ना कि सम ही एकदम अलग से वो लोग ने दिया है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में ये 2 पे आते हैं। तो 4 में तुम लोग को बोला था कि कंपनी को मशीन है, मशीन बी में से एक मशीन सिलेक्ट करना है। मशीन ए का कॉस्ट है 150, उसका लाइफ है 3 इयर्स, 40,000 उसका एनुअल कॉस्ट है। बी का प्राइस है 1 लाख, वो 2 साल चलेगा, 60,000 का उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिस्काउंट फैक्टर दिया है। तो पहले 1 लाख और 1,50,000, 1,50,000 और 1 लाख पे डिस्काउंट फैक्टर आएगा 1 का, बराबर। उसके बाद में 40,000 और 60,000 पे 10% का 3 इयर्स का क्यूमुलेटिव आएगा, 3 इयर्स का और 2 इयर्स का, ठीक है। और उसके बाद में बस उतना ही है। टोटल कॉस्ट लोगे, बाद में क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड करोगे तो दोनों को एनुअलाइज कॉस्ट आएगा। जिस पे एनुअलाइज कॉस्ट कम आएगा वो सिलेक्ट करना है। तो किस पे कम आ रहा है? फर्स्ट वाले में। ओके, तो ये एकदम छोटा सा सम था। अपने को लगता है कि इतना छोटा सा समय एग्जाम में आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे भी सम एग्जाम में सरप्राइजिंगली कभी कभी आ जाते हैं। फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन जिसका लक उसके अटेम्प्ट में आ जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2। A company is considering purchase of new machine for rupees 3,50,000. It feels quite confident that it can sell the goods produced by the machine so as to yield annual cash surplus of 1 lakh. There is, however, some uncertainties about the company's working life. A recently published trade association survey shows that member of association have between them owned 250 of this machine and have found the lives of the machine vary as under. So number of years of machine life either 3, 4, 5, 6, 7, और नंबर ऑफ मशीन्स जिसका लाइफ 3 इयर्स है वो है 20, 4 का 50, 5 का 100, 6 का 70, 7 का 10, और टोटल 250 मशीन्स वो लोग ने सर्वे किया था। Assuming a discounting rate of 10%, the net present value of each different machine life is as follows. If machine life is 3 years, NPV will be 1,01,000 negative. 4 years में again negative, 5 में positive, 6 में positive, 7 में positive. You are required to advise whether the company should purchase the new machine or not. तो सम का बैकग्राउंड थोड़ा मैं बताता हूँ ये क्या है। कंपनी एक नया मशीन परचेज करने को प्लान कर रहा है, 3,50,000 उसका कॉस्ट है। उसका एनुअल कैश सरप्लस आएगा 1 लाख रुपीज का, ठीक है। और वो लोग ने वर्ड यूज किया कैश सरप्लस, यानी कि इसको उन्होंने सेल्स माइनस जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, ये सब माइनस करके कैश प्रॉफिट ही बचा है, कैश इनफ्लो ही दिया है। तो कैश आउटफ्लो 3,50,000 है, कैश इनफ्लो एनुअली 1 लाख है। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि मशीन का लाइफ एज्यूम करो कि 2 साल ही चला, हमने मशीन लिया, अभी मैकेनिकल चीज है, कितना चलेगा पता नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये गोदरेज कंपनी का ले लो, तो गोदरेज एक टाइम पे मोनोपोली में था। ये एलजी सैमसंग वगैरह तो अभी भी इंडिया के मार्केट में है। बाकी ऑलमोस्ट 2 डिकेड गोदरेज ऑलमोस्ट मोनोपोली में था, कॉम्पिटिटर्स थे ही नहीं, ठीक है। तो गोदरेज का फ्रिज वो मोस्ट कॉमन, हर किसी के घर पे गोदरेज का फ्रिज रहेगा। अभी कुछ लोग का एक्सपीरियंस ऐसा था, वो लोग बोलेंगे कि हमारा फ्रिज 20-25 साल पुराना है, अभी भी अच्छा चल रहा है, पूरा बॉडी हिल जाता है, लेकिन अंदर कूलिंग उतना ही आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि हमारा तो 2 साल में ही खराब हो गया। अब मैकेनिकल चीज है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। किसी का एक्सपीरियंस अनलकीली बहुत कम रहता है लाइफ का, और किसी का बहुत अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 3,50,000 में अगर मशीन खरीदा, तो हम लोग को नहीं पता कि उसका लाइफ कितना रहेगा। तो अगर एज्यूम करें कि 2 साल का ही लाइफ है, तो अपने को ये 1,1 लाख 2 साल के लिए मिलेगा। तो 2 साल के क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे विद 3,50,000, तो एनपीवी नेगेटिव ही जाएगा। ये 2 साल का 2 लाख ही मिल रहा है, और हमने कॉस्ट डाला है 3.5 लाख, ठीक है।
तो अपने को यही नहीं पता कि एनपीवी फाइंड करने के लिए लाइफ कितना पकड़े। अगर लाइफ हमने पकड़ा सपोज 6 साल, तो 1-1 लाख करके 6 लाख मिलेगा। उसको डिस्काउंट करके लेके आएंगे तो भी 6 लाख कम होके 4 लाख तो भी मिलेगा ही ना। ठीक है, 3.5 लाख उसका कॉस्ट है, तो अपन को एनपीवी पॉजिटिव में आएगा। तो अपने को यहाँ पे अनसर्टेन फैक्टर जो है ना वो है उसका लाइफ। तो हम लोग को आइडिया नहीं कि मशीन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे ये कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री का खुद का एक एसोसिएशन रहता है। ठीक है, और टू व्हीलर का अपना खुद का एसोसिएशन है, कंप्यूटर ये ट्रेडर्स का खुद का एसोसिएशन है। वो लोग एसोसिएशन बनाते हैं स्पेशली गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए। वो लोग को ये एसोसिएशन अच्छा पड़ता है। अब जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ बजट लेके आ रहा है, कोई नया पॉलिसीज लेके आ रहा है, और उस पर सडनली फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एक्सेसरीज और कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर हेवी ड्यूटी डाल दिया, तो ये पूरा कंप्यूटर इंडस्ट्री हैम्पर होगा। तो अगर एक कंपनी गवर्नमेंट के पास जाएगी तो गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन अगर पूरा एसोसिएशन गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग का एसोसिएशन रहता है। तो ये एसोसिएशन एज अ फैसिलिटी, वो लोग सबसे मेंबरशिप फीस लेते हैं हर कंपनी से। मेंबरशिप फीस लेते हैं, सिर्फ ये गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए थोड़ी फीस ले सकते हैं। तो वो लोग अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उससे से वन ऑफ द फैसिलिटी ये है कि वो लोग सर्वे वगैरह करवाते हैं इंडस्ट्री का, और उसका मैगजीन्स पे प्रिंट करवाते हैं। वो मैगजीन अपने तक नहीं आता है, वो लोग का इंटरनल मैगजीन रहता है। तो ये ट्रेड एसोसिएशन का एक मैगजीन है, और वो लोग ने 250 मशीन्स उसका सर्वे करवाया था कि वो लोग को लाइफ कितना कितना मिला था। तो वो लोग को ये सर्वे का रिपोर्ट मिला मैगजीन से कि 250 में से 20 मशीन का लाइफ 3 ही साल चला, 50 मशीन 4 साल चला, 100 मशीन 5 साल चला, 70 मशीन 6 साल चला, और 10 ही मशीन ऐसे थे जो 7 साल तक चले। यानी कि 7 साल से ज्यादा किसी का लाइफ था ही नहीं, और 3 साल से कम किसी का लाइफ नहीं था। मिनिमम 3 साल था, मैक्सिमम 7 साल था। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब वो लोग ने अपना एक बड़ा काम करके ही दे दिया है कि अगर सपोज लाइफ 3 साल है तो एनपीवी कितना आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बता दिया है कि अगर लाइफ 3 साल है तो एनपीवी 1,01,000 नेगेटिव आएगा। 4 साल के लाइफ पे भी एनपीवी नेगेटिव आएगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर लाइफ है तो दोनों को पॉजिटिव एनपीवी मिलेगा। अब अपने मशीन का लाइफ कितना रहेगा वो अपने को बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ऊपर 250 मशीन्स दिया है वही डेटा यूज करके अपने को प्रोबेबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 3 मशीन का प्रोबेबिलिटी कितना, तो आउट ऑफ 250 20 मशीन 3 साल वाले, तो 20/250 उसका प्रोबेबिलिटी होगा। वैसे ही 4 साल का लाइफ, उसका प्रोबेबिलिटी 50/250। बाद में 100/250, 70/250 और 10/250, ये हर एक का प्रोबेबिलिटी मिला। अब सिंपल क्या करेंगे, एनपीवी वो लोग ने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, तो उनको क्रॉस चेक नहीं करने का वो एनपीवी राइट है या रॉन्ग है, दे दिया है ना, डायरेक्टली वो यूज करना। ठीक है, तो वो एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लाइफ, वो फाइनल अपने को एनपीवी देगा, और वो अपने को कंक्लूड करने के लिए यूज करना है। समझ में आया? ठीक है, तो मेन इस पे काम ये था कि एनपीवी वो लोग, हम लोग को बोलना चाहिए था कैलकुलेट करो, तो कुछ सब में रहता। अब यहाँ पे सब में कुछ बचा ही नहीं, हम लोग को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आंसर खत्म करना है। और सरप्राइजिंगली ये एग्जाम प्रॉब्लम है। यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा था तो मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि ये सम कभी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये आ चुका है। लाइफ रहेगा 3, 4, 5, 6, 7। एनपीवी 1,01,000। क्या?
हाँ, लेकिन वो क्रॉस चेक अपने को नहीं करने का कभी भी, क्योंकि जो डेटा सबने दिया रहेगा ना, ब्लाइंडली उसको यूज करने का। अभी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आएगा पहले का 20/250। इसको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, डेसिमल्स पे लेके आने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली 1,01,000 इंटू 20/250 जो भी आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख देने का। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में रखना भी अलाउड है, डेसिमल्स पे लाना कंपलसरी नहीं है। तो 50/250, 100/250, 70/250 और 10/250। ठीक है। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो 1,01,000 इंटू 20/250, 8080 ये जाएगा नेगेटिव में। 33,000 इंटू 50/250, 6,600। 29,000 100/250, 86,000 70/250 और 137 10/250। अब ये सबको ऐड कर लो। पॉजिटिव आ रहा है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, हम लोग रेकमेंड करेंगे कि मशीन परचेज कर लो, तो नो पॉजिटिव एनपीवी में रहोगे। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो नो बोले कि ये मशीन वर्थ नहीं है, परचेज मत करो, एनपीवी नेगेटिव जा रहा है। ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ना, मीन्स ये सब में तो अपना काम ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, ये हमने इंटर के ओआर में भी किया था, ओएम में। ठीक है। तो इसे बहुत सारे सब में आता है कि वो लोग प्रोबेबिलिटी देंगे। वो जो लास्ट चैप्टर था ना अपना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला, तो वहां पे अपन इसे प्रोबेबिलिटी निकाले थे। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम का है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं बिजनेस के कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हम लोग को नहीं पता है कि आउटकम क्या रहेगा। तो कंपनी जब भी डिसीजन मेकिंग लेती है तो वो लोग को वो टाइप के प्रोबेबिलिटी को बेस बना के आंसर निकालना पड़ता है। अब स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत इजी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सब में दिया हुआ रहता है, जैसे डेटा दिया हुआ है वगैरह। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करो कि अगर तुम लोग ये कंपनी में काम करते हैं तो तुम लोग को ये ट्रेड एसोसिएशन का सर्वे ढूंढना पड़ता। उस पे वो कौन से पब्लिकेशन में आया रहेगा वो कहाँ पता रहेगा। तुम लोग मशीन लेने वाले हो, वही पब्लिकेशन, वही मंथ के पब्लिकेशन में वो सर्वे रिपोर्ट है, वो तो गारंटेड नहीं है। तुम लोग को जुने जुने मैगजीन भी रीड करना पड़ेगा शायद से, कोई तो मैगजीन में वो आया रहेगा, और उस पे वो वही पर्टिकुलर मशीन है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाद में तुम लोग को डेटा मिलेगा, वो डेटा तुम लोग यूज करोगे वगैरह। तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना वो स्लाइटली डिफिकल्ट है। और प्रोबेबिलिटी अगर गलत लिया तो आगे का जो आउटकम है वो भी गलत ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो फिर भी हम लोग सेकेंडरी डेटा यूज करें। सेकेंडरी डेटा बोला तो एसोसिएशन का ये 250 मशीन का डेटा अवेलेबल था, लेकिन इमेजिन करो कि अगर वो ट्रेड एसोसिएशन का मैगजीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो दोनों को खुद कंपनीज में जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा। अब कॉम्पिटिटर कंपनीज तुम लोग को क्यों डेटा देगी? क्योंकि उनको पता है कि ये पूछने को आया नहीं कि ये खुद ये मशीन लेने वाला है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अपना ही कंपटीशन में लेके आएगा। तो अपन क्यों उसको इन्फॉर्मेशन दे? तो वो जानबूझ के ऐसे बोलेगा, अरे मेरा तो 2 साल में लाइफ खत्म हो गया। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा पता नहीं है। यानी कि ये डेटा कलेक्शन प्रोबेबिलिटी डिराइव करना वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड थिंग है कि प्रोबेबिलिटी का हम लोग के मीन्स ये अपना जो क्लास का नोट्स है, उस पे एक पूरा एक चैप्टर आएगा कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग विद प्रोबेबिलिटी, यानी कि उससे सब प्रोबेबिलिटी वाले ही रहेगा। अब उस पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज ये टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि टूथपेस्ट में कॉलगेट इज वन ऑफ द जायंट। ठीक है। उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है।
तो कोलगेट सपोज फॉर एग्जांपल वो मार्केट शेयर को बचाने के लिए वो बोल रहा है कि मैं 20% ऑफ दूंगा। ठीक है, तो जो प्राइस 100 रुपए का है तो 20% ऑफ करके 80 रुपीज में प्रोडक्ट बेच रहा है। तो वो सोचता है कि मैं अगर 20% ऑफ दूंगा तो मेरा ही सेल बढ़ेगा। तो सपोज मेरा मार्केट शेयर भी फॉर एग्जांपल 60% है, तो बढ़ के 65 या 70% हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर थोड़ी चुप बैठेगा। तो अगर कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस कम करना स्टार्ट किया तो कॉलगेट ने 20% ऑफ दिया, सपोज पेप्सोडेंट आया बोलता है मैं 33% ऑफ देता हूँ, यानी कि 100 रुपए का टूथपेस्ट मैं दूंगा ये 67 वगैरह में। ठीक है, तो ये कंपटीशन जब भी रहता है ना तो अपने को नहीं पता चलता है कि अपना जो एक्शन है उसके सामने कॉम्पिटिटर्स क्या एक्शन लेगा, और उसमें भी मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। ठीक है, जैसे हर प्रोडक्ट में मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स अभी है ही, मार्केट टोटली कॉम्पिटेटिव। तो ऐसे केस पे अगर पेप्सोडेंट ने प्राइस कम किया और तीसरी कोई कंपनी ने और कम किया, सपोज 50% ऑफ दे दिया, तो क्या होगा? तो पेप्सोडेंट सोच रहा है उसका भी प्राइस इफेक्ट जाएगा और ये एंटर होगा। और ऑब्वियसली अगर सब लोग अगर ऐसे प्राइस गिराते जाएंगे तो लॉस पूरे इंडस्ट्री को होगा। तो लोग एक लेवल से ज्यादा प्राइस गिराते नहीं, क्योंकि अगर सभी ने परमानेंटली प्राइस कम कर दिया तो कस्टमर कभी ज्यादा प्राइस देने को रेडी होगा ही नहीं, पूरा इंडस्ट्री हैम्पर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ता है। तो मार्केटिंग वाले को बोलना पड़ता है कि तुम लोग डेटा लेके आओ कि अगर सपोज हमने प्राइस 20% कम किया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पेप्सोडेंट वाले 33% कम करेंगे, या तो 10% ऑफ देंगे, या तो बाय वन गेट वन का ऑफर लेके आएंगे, या तो बाय टू गेट वन का ऑफर लेके आएंगे। और उसमें अपने इनकम के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, अपने मार्केट शेयर पे कितना इम्पैक्ट आएगा। और ये नॉट जस्ट पेप्सोडेंट, इसके जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो लोग का भी डेटा अपने को लेके आना पड़ेगा। ये लोग को एक तो ये लोग जब भी अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव रिटेल शॉप में वगैरह जाते हैं ना, तो रिटेलर्स से वो लोग बात करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स वो लोग के पास फर्स्ट हैंड डेटा रहता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट वो लोग मांग रहे थे, जब भी उसको बता कि ये ऑफर है तो उन्होंने माइंड चेंज किया कि नहीं किया। तो वो लोग वो डेटा बनाते हैं। दूसरा कि उसके पास जो सेल्समैन आते हैं ना, तो बहुत बार ये लोग जब ये कस्टमर नहीं रहेगा तो टाइम पास करने के लिए ऐसे बात स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है वगैरह। तो वो लोग को बाकी कॉम्पिटिटर्स का भी डेटा रिटेलर से मिलता है। तो ये डेटा वो लोग प्रोवाइड करते हैं कंपनी वालों को, और कंपनी वाले बाद में वो यूज करके आगे का डिसीजन मेकिंग डिसाइड करते हैं। तो ऐसा पूरा चेन है, वैसा है। और जहाँ पे कंपनी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है विद रिटेलर्स, वहाँ पे लोग को होलसेलर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। होलसेलर रिटेलर से डेटा कलेक्ट करके कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली ये सब पूरे लिंक में है, ये सभी को एक दूसरे का जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी को ये लोग का जरूरत है, ये लोग को भी कंपनी का जरूरत है। अगर ये लोग ने वो रिटेलर को बैन कर दिया कि हम लोग तुझे देंगे, ठीक है, तो रिटेलर कहाँ जाएगा? तो और रिटेलर नहीं रहेगा तो ये लोग कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि रिटेलर फाइनल लिंक है कस्टमर और कंपनी के बीच में। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो यहाँ से डेटा कैप्चर करते हैं और वो डेटा बाद में वो प्रोबेबिलिटीज वगैरह में यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ और अपना स्टूडेंट लाइफ वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि अगर तुम लोग के सामने ये ऐसा सिचुएशन आएगा, तो तुम लोग को पहला सबसे बड़ा चैलेंज कि प्रोबेबिलिटीज डिसाइड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और प्रोबेबिलिटी अगर जज करने में गड़बड़ किया तो डिसीजन मेकिंग राइट नहीं रहेगा, वो पूरा मिसलीडिंग रहेगा। देखो प्रोबेबिलिटी राइट है या नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता कि मुझे ऐसे पूना जाना है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं 3 घंटे में पहुंचूंगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं 4 घंटे में पहुंचूंगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 घंटे में पहुंचूंगा। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी है ना वो अ, काफी हद तक नियर बाय रहता है। डिस्टेंस नहीं, दूसरे भी फैक्टर्स है, डिस्टेंस है, जो ट्रैफिक कंडीशन है, ये सब फैक्टर्स अपने को देखना पड़ेगा। कुछ चीजों में इजी है, कुछ चीजों में वो ब्लाइंडली जस्ट गेस वर्क है। मीन्स वहां पे अपने को भी अंदाजा नहीं है। तो वो चीजों में ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी काफी मिसलीडिंग रहेगा। लेकिन बाकी चीजें जहाँ पे अपने पास डेटा अवेलेबल है, वहां पे अपने को नियर टू एक्यूरेसी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुआ तो एग्जिट पोल आता है।
अब ये एग्जिट पोल वो लोग कैसे डिसाइड करते रहेंगे? जस्ट इमेजिन करो, अपन जब भी जाते हैं वोटिंग पोल पे, ठीक है, वोटिंग करने के बाद अपने को कौन सा रिपोर्टर आके पूछता है कि आपने किसको वोट किया? पूछा है कभी किसी ने? नहीं पूछा है। तो वो लोग जब ये एग्जिट पोल लेके आते हैं, एग्जिट पोल यानी क्या, कि वोटर वोट करके एग्जिट करेगा, ये लोग उससे पूछेंगे कि तूने किसको वोट किया, और उससे वो लोग जज करेंगे कि ओवरऑल मेजोरिटी वोट किसको जा रहा है। वो मीनिंग है एग्जिट पोल का। ठीक है, लेकिन वो लोग एग्जिट पोल का डिसीजन लेते हैं, और काफी हद तक वो लोग का वो सही हो जाता है। कुछ न्यूज चैनल का सही होता है, कुछ न्यूज चैनल का एकदम मिसलीडिंग होता है वैसे। तो जैसे ये बार ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग मेजोरिटी में आएंगे, लेकिन इतना बड़ा मेजोरिटी आएगा यूपी का, वो आइडिया नहीं था। तो वो किसी का भी प्रेडिक्शन नहीं था। तो कभी कभी वो टोटली मिसलीडिंग गैस हुआ के अंदाज से लोग बताते हैं, और कभी कभी वो लोग का कैलकुलेटिव रहता है, वो हिसाब से रहता है। ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन ये टोटली बोलते हैं ना कि डिपेंड है कि डेटा कलेक्ट करने वाला बंदे का कैपेबिलिटीज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च ऐसे है कि जो टोटली फेल जाते हैं। गवर्नमेंट उसको फंड करता है कि तुम लोग ये रिसर्च करो, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी ऑलरेडी हो चुके हैं और रिसर्च एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, तो लोग को अलग अलग टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने को बोलते हैं। अब गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रहा है वो लोग को कि तुम लोग रिसर्च करो, हम लोग को ये डेटा चाहिए। लेकिन वो डेटा कलेक्शन वाले ने प्रॉपर कैरी नहीं किया, तो वो रिसर्च टोटली वेस्ट है वैसे। तो डेटा कलेक्शन वाले के ऊपर डिपेंड है, उसको कैसे एनालिसिस करता है वगैरह, तो इसके भी एक सेपरेट कोर्सेज है। कुछ लोग इसी में स्पेशलाइज भी होते हैं कि डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस वगैरह, डेटा एनालिसिस वगैरह। तो ऐसा है, मीन्स वो डिपेंड है कि तुमने प्रोबेबिलिटी कैसे कलेक्ट किया, कितना कैर किया, उसका सोर्स क्या था, ये सब मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड है। हम लोग को भी नहीं पता है। यानी कि इसमें जैसे मशीन का लाइफ अगर आपको एक्सपेक्ट करना है ना, तो आपको ऐसे करना पड़ता है, 3 × 20/250 +4 × 50/250, वैसे 5 × 100/250, 6 × 70/250, 7 × 10/250, और वो जो आंसर आएगा ना, वो आपका लाइफ गिना जाएगा वैसे। हाँ, समझ गए। हाँ, तो लाइफ का अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, अपने को सिर्फ एनपीवी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे अपना सम खत्म होता है। हो गए। अभी जो बाकी के सम्स हो, सब अलग अलग वेराइटीज के सम्स है, देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। SRM Limited has developed a new product, Kent, which is about to be launched in the market, and anticipate to sell 80,000 of this unit at a price of rupees 300 over the product life cycle of 4 years. तो 80,000 यूनिट बिकेगा 300 रुपये पे, ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ 4 इयर्स, यानी कि ये 80,000 एक साल का नहीं है, 4 साल का है। ठीक है। अब चैप्टर का नाम है अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो हम लोग यहाँ पे जो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल बजटिंग का टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग में जैसे होता है कि अपन एक साल का प्रॉफिट और लॉस उसको कंसिडर नहीं करते। हम लोग क्यूमुलेटिव उसका जो लाइफ है प्रोडक्ट का, जैसे अपने लाइफ है 4 इयर्स का, तो ड्यूरिंग 4 इयर्स अगर उसका एनपीवी पॉजिटिव आया, तो हम लोग वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सेम वे 80,000 4 साल का दिया हुआ है, तो ये अपना इनकम साइड, सेल्स साइड में जाएगा। इसका कंक्लूजन लिखा तो उन्होंने ये वाले का लिखा ना, कि कंपनी कैन बाय द मशीन सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव। ओके, आगे क्या बता रहे? द डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट कैंट आर एज फॉलोज: कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड डाइज एंड अदर टूल्स 10,25,000। अब तुम लोग को ये समझना है कि
कौन सा कॉस्ट वन टाइम है, कौन सा कॉस्ट रिकरिंग है कि जो दोनों को हर साल लेना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा कॉस्ट एक पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है, ये दोनों को मेन यहाँ पे समझना है। चलो बता रहे कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड डाइज एंड अदर टूल्स वन टाइम आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 125 पर यूनिट, तो ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये दोनों को 4 साल का अगर लेना है तो डायरेक्टली 80,000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 80,000 4 साल का ही है। सेलिंग कॉस्ट है 1200 पर ईयर प्लस 100 पर यूनिट, तो 1200 इंटू 4 करना पड़ेगा 4 साल का, और 100 इंटू 80,000 करना पड़ेगा। एडमिन कॉस्ट 50,000 पर ईयर इंटू 4। वारंटी एक्सपेंसेस, अब ये जरा ध्यान से देखो ये क्या बोल रहे हैं। वारंटी एक्सपेंसेस, फायर रिप्लेसमेंट पार्ट पर 25 यूनिट एट 10 पर पार्ट, वन विजिट पर 100 पर 500 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 500 पर विजिट। वारंटी एक्सपेंसेस वापस एक बार रेडी करते हैं। फायर रिप्लेसमेंट पार्ट पर 25 यूनिट एट ₹10 पर पार्ट, हर 25 यूनिट पे 5 पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अपन 80,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 80,000 पे कितना, ठीक है, 25 पे 5, तो 80,000 पे कितना, वो नंबर ऑफ पार्ट्स मिलेगा, इंटू एक पार्ट का जो कॉस्ट है वो 10 रुपया है, तो इंटू 10 रुपीज, ये अपने को पार्ट का कॉस्ट मिल गया। वैसे ही वन विजिट पर 500 यूनिट, ठीक है, 500 यूनिट पे एक विजिट करना पड़ता है, तो अपन 80,000 बेच रहे थे, 80,000 पे नंबर ऑफ विजिट कितना, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ विजिट मिलेगा, और हर विजिट का जो कॉस्ट है वो 500 रुपया, 10 to 500, ठीक है। अब इसमें ना वो दोनों डेटा को कोरिलेट करने को ट्राई नहीं करने का, कि पहले बोला कि रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है और दूसरे में बोला कि विजिट है, तो जब तक विजिट नहीं करेगा पार्ट कैसे रिप्लेस करेगा। मे बी पॉसिबल कि वारंटी में दो टाइप का रहेगा, कि छोटे मोटे डिफेक्ट्स के लिए तुम लोग को खुद प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा हमारे पास, हम लोग आपके पास नहीं है, यानी कि होम सर्विस नहीं देगा, ठीक है। तुम लोग को सर्विस सेंटर में प्रोडक्ट को लेके आना है, हम लोग अभी पार्ट को रिप्लेस करके देंगे। और कुछ ऐसे वारंटी के पार्ट रहेंगे कि जहाँ पे वो लोग को प्रोडक्ट लेके आने की जरूरत नहीं है, हम लोग आके आपको सर्विस देंगे अगर वो पर्टिकुलर मेजर डिफेक्ट कुछ क्रिएट हुआ तो, ठीक है। तो इसके लिए विजिट के लिए जो वो लोग ने कॉम्बिनेशन दिया है, 500 यूनिट पे एक विजिट है, जबकि पार्ट के लिए 25 यूनिट पे 5 पार्ट है, यानी कि हर 25 यूनिट पे 5 पार्ट, यानी कि कुछ तो प्रोडक्ट खराब होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए विजिट नहीं लग रहा है। पॉइंट आया समझ गए, ठीक है। अब जैसे अगर टीवी का रिमोट अगर खराब हो गया, तो इंजीनियर को आने की जरूरत नहीं है, अगर अपन सपोज सर्विस सेंटर में फोन किया तो उन्हें कुरियर के थ्रू भेज दिया सपोज, तो आप एक वो इंजीनियर का विजिट नहीं है, लेकिन अगर सपोज वो उसका पैनल ही खराब हो गया, जो स्क्रीन है वही खराब हो गया, तो वैसे इंजीनियर को विजिट करना ही पड़ेगा, वो ऐसे कुरियर वगैरह से नहीं होगा, ठीक है। ओके, compute the product Kent's life cycle cost. Number two, suppose SRA Limited can increase the sales volume by 25% through 15% decrease in selling price. Should SRA Limited choose the lower price? तो पहले वाला पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैंट का लाइफ साइकिल कॉस्ट कितना आ रहा है ये बताओ, यानी कि अपने को पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उस पर अपन 80,000 यूनिट के लिए अपन बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर सपोज 15% प्राइस कम किया, डिस्काउंट दिया, तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होकर 25% क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 80,000 प्लस 25% यानी कि 1 लाख यूनिट हो जाएगा। तो 1 लाख यूनिट के लिए अगर वापस अपने को पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलमनरी बना देंगे, पर्टिकुलर, एग्जिस्टिंग और प्रपोज, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और सेकंड का आंसर एक ही टेबल में हो जाएगा, अदरवाइज पूरा टेबल वापस बनाना पड़ेगा नीचे अलग से, डबल टाइम जाएगा एग्जाम में। तो बेटर ये है कि कॉलमनर बना के खत्म कर देने का, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये वाले सब में क्या हो रहा है कि तुम लोग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ नहीं, अदरवाइज अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके सब करना पड़ता है,
कि जैसे ये 12,500 सेलिंग कॉस्ट में 12,500 है, तो 12,500 पहले साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, चौथा साल का एंड, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ वगैरह। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट भी और को बताना पड़ेगा कि पहले साल के नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, दूसरे के कितने हैं। 80,000 टोटल बचा है, लेकिन 4 साल में कैसे है? ठीक है, तो वो डेटा अपने को देना पड़ेगा। तो ये सब कंपेरेटिवली वो एंगल से इजी होगा। अदरवाइज अपने को अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया ना, तो ये सब एरिया भी अपने को कवर करना पड़ेगा। 10,25,000। जस्ट 1 crore 95 lakh 15। तो ये तुम लोग का हो गया है कॉस्ट। अब सेल्स 80,000 यूनिट इंटू 300। ये अपना प्रॉफिट। अब सेम लाइन पे तुम लोग को 1 लाख यूनिट के लिए ये पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये सेम रहेगा। ये 1 लाख इंटू 125, ये 1,200 इंटू 4 सेम रहेगा। 1 लाख इंटू 100 हो जाएगा। ये 50,000 इंटू 4 सेम। यहाँ पे 25 यूनिट पे 5 पार्ट, तो 1 लाख यूनिट पे कितना? और नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 10। ठीक है, 500 यूनिट पे एक विजिट, तो 1 लाख यूनिट पे कितना? इंटू 500 रुपया उसका विजिट का कॉस्ट। टोटल आएगा 1 लाख इंटू 255, ये आएगा सेल्स और आएगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्सेप्ट करो, वरना रिजेक्ट करो। ओके, कितना आया प्रॉफिट सेकंड वाले में? तो एग्जिस्टिंग प्रपोजल ही अच्छा है। 80,000 ईटी बेचो 300 पे। ठीक है, तो कंक्लूजन भी लिख देना। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिड्यूस द प्राइस। It is not advisable to reduce the price to increase the sales units, since profit would decline. Since profit would decline to rupees 14,25,000 from 44,85,000.
चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Zenith Limited manufactures tablet batteries. The company is preparing the product life cycle budget for a new type of battery. Development of new batteries to start shortly. Estimate for the battery are as follows. Life cycle unit manufactured and sold 2 lakh. Selling price per battery 55. Life cycle cost बता रहे R&D and design cost 8 lakh. Again, one time manufacturing cost, variable cost per battery 25. Variable cost per batch 300. तो पहला पर बैटरी में था, तो पर बैटरी के लिए 2 लाख इंटू 25 होगा। और ये वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, अब ये जो 2 लाख यूनिट बनाना है वो कितने कितने यूनिट के बैचेस में बनेगा, वो डेटा आगे वो लोग बताएंगे, तो वहां सब नंबर ऑफ बैचेस मिलेगा। पर बैच का 300 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। बैटरीज पर बैच 250, एक बैच पे 250 यूनिट बनाएंगे। और अपने को टोटल बनाना है 2 लाख बैटरीज, तो नंबर ऑफ बैचेस कितना आएगा? 2 लाख डिवाइड बाई 250, 800। तो 800 बैचेस इंटू वहां पे जो कॉस्ट पर बैच दिया 300 वो आएगा बराबर। फिक्स कॉस्ट है 12 लाख, तो ये अपने को उसका लाइफ साइकिल में ही काउंट करना पड़ेगा। उसका लाइफ साइकिल कितने इयर्स का है वो अभी तक बताया नहीं है। उन्होंने हेडिंग दिया लाइफ साइकिल कॉस्ट और इस पर वन बाय वन बताना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर इसका लाइफ 3 साल है, 4 साल है, जितने भी साल का लाइफ है, तो वो टोटल 12 लाख उसका कॉस्ट है। ठीक है। मार्केटिंग उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी, फिक्स कॉस्ट 8 lakhs। डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, बैटरीज पर बैच। अब ये सेल्स का जो बैच साइज रहता है और प्रोडक्शन का जो बैच साइज रहता है वो अलग अलग रहता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से एक समय आया था, तुम लोग को याद रहेगा तो, कि प्रोडक्शन 24 यूनिट के बैचेस में हो रहा था और सेल्स 12 यूनिट के बैचेस में हो रहा था। बराबर, प्रोडक्शन रन निकालना था और ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड निकालना था। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए अपना एक बैच पे 250 यूनिट है, और ये जो अपना कॉस्ट अपन देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। वहां पे एक बैच में 100 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि अपना टोटल 20,000 है ना, तो सॉरी 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100, यानी कि 2,000 बैचेस जाएगा। ठीक है। और हर बैच का 140 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है 4,60,000, ये फ्लैट आ जाएगा। कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर बैटरी, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, पर बैटरी में दिया है तो 2 लाख से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू बैटरी। ठीक है, यानी कि अभी जैसे बनाया सेम वे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट विल incur by the end of R&D and design stage. What percentage of budget total life cycle cost will be incurred by the end of R&D and design stage? R&D and design होने तक टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट कॉस्ट इंकर हुआ रहेगा? ठीक है, R&D डिजाइन होने तक, ये अपने को पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है कि कंपनी मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टिमेट दैट रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 2.5 विल इंक्रीज द लाइफ साइकिल यूनिट बाय 8%, यानी कि अभी जैसे आया वैसे ही सेम है। ठीक है। If unit sale price increases by 8%, company plans to increase the manufacturing and distribution batch size by 8% as well. ठीक है। तो पहला पॉइंट वो लोग ये बता रहे कि प्राइस को 2.5 रुपीज से कम करें, यानी कि नया प्राइस हो जाएगा 47.5, अभी 50 का है ना, 55 है, तो 52.5 का नया प्राइस आएगा। और जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 8% से बढ़ेगा। अभी 2 लाख यूनिट है, तो 2 लाख का 8% यानी कि 16,000 ऐड होगा, तो 2,16,000 नया नंबर ऑफ यूनिट होगा। ठीक है। अब वो लोग उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं
कि अगर ये यूनिट जो है वो अगर 8% से बढ़ा, यानी कि 2,16,000 यूनिट टोटल हो गए, तो कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैच साइज बाय 8% एज वेल। तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का बैच साइज वो 250 यूनिट का है, तो 250 प्लस 8% होगा। ठीक है। और वैसे ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बैच है वो 100 यूनिट का है, तो वो 100 प्लस 8% होगा, यानी कि 108 का। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बैचेस चेंज हो गए। ठीक है। और वो नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से जो बैच वाला कॉस्ट है वो अपना चेंज होगा। जो यूनिट वाला कॉस्ट है वो यूनिट चेंज होने करे से बढ़ेगा। और ये बैच वाला जो है वो नंबर ऑफ बैचेस ऑटोमेटिकली 8% ऐड करने के बाद वाला लेना पड़ेगा। Assume that all variable cost per battery per batch fixed cost will remain the same. Should the company raise the battery price by 2.5? Show your calculation. तो फर्स्ट एंड थर्ड ये अपना ये सम की तरह ही है। सेकंड वाले में सिर्फ एक पार्ट पूछा है कि टोटल बजट का आर एन डी तक का कॉस्ट कितना है। तो आर एन डी का जो कॉस्ट है वो दोनों का 8 लाख है। हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट नहीं करेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये टोटल कॉस्ट है और उसमें से आर एन डी का कॉस्ट कितना है, तो 10,25,000 है। तो 10,25,000 डिवाइड बाई 1,95,00,000, तो वो अपने को परसेंटेज मिलेगा, वो सेकंड वाले का आंसर है। आया समझ में? पूरा सम तुम लोग ट्राई करोगे? ठीक है, अब भी करोगे? ठीक है, तो तुम लोग ही करो। अब भी करो, नहीं अब भी कर लो। चलिए हाँ। हाँ, तो तुम लोग फटाक से बताते जाओ। सबसे पहले आर एन डी का कॉस्ट 8 लाख आएगा। बाद में मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी कितना आएगा? 50 lakhs, 2 lakh into 20। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, ओके। बाद में फिक्स कॉस्ट तो 12 लाख ही दिया है। वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी 3.5 है, मार्केटिंग का 7 lakhs। फिक्स कॉस्ट 8 lakhs से वेरिएबल कॉस्ट पर बैच डिस्ट्रीब्यूशन का 140, 2 lakh 80। और फिक्स कॉस्ट है 450, तो टोटल कितना है कस्टमर सर्विस का भी कॉस्ट? 3 lakh 40, टोटल 98 लाख 20। आर एन डी का कॉस्ट है 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइड बाय 98 लाख 20। ठीक है, तो वो दोनों का आर एन डी का कॉस्ट मीन्स कॉस्ट अप टू आर एन डी लेवल। ठीक है। और दूसरे वाले में बैच साइज हो जाएगा 250 प्लस 8%, यानी कितना हो रहा है 267। बैच 270। और दूसरे वाले का बैच साइज हो जाएगा 100 प्लस 8%, यानी कि 108। तो 2,16,000 डिवाइड बाय वो 270 और 108 करके मिल जाएगा। Okay। उसके लिए अपने को परसेंटेज निकालना नहीं है, सिर्फ वो एग्जिस्टिंग वाले का ही परसेंटेज निकालना, दूसरे वाले में नहीं निकालना। एक क्वेश्चन फ्लो वाइज जा रहा है ना। तो पहले मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग का लाइफ साइकिल का पूरा वर्किंग करो। बाद में पूछा पूछा कि परसेंटेज निकालो। और तीसरे क्वेश्चन में पूछा कि वो चेंजेस हो रहा है तो और वो रिवाइज स्टेटमेंट बना। तो उसमें वो बता नहीं कि आर एन डी का भी कॉस्ट का परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग का ही चाहिए, रिवाइज का नहीं चाहिए। नंबर ऑफ बैचेस सेम हो, क्योंकि दोनों 88% से बढ़ रहा है, इसके लिए सेम। अगर वो 80% से नहीं बढ़ता ना, अलग अलग परसेंटेज से बढ़ता तो आंसर डिफरेंट होता। चलो क्वेश्चन नंबर 6। इस पे कंक्लूजन दोनों को लिखना पड़ेगा। वो प्राइस कम करना एडवाइजेबल है क्या? नहीं। तो कंक्लूजन लिख दो, कंपनी शुड नॉट रिड्यूस द प्राइस।
Question number 6. A company has developed a special purpose electronic security device, and once introduced in the market, the same is expected a life cycle of 3 years from the time of its introduction in the market, before the device becomes obsolete due to the technological advancement of other competitive products. You have been asked by the company to prepare the product life cycle budget. ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस कुछ बना रहे, और उसका लाइफ साइकिल 3 साल का है। बाद में कॉम्पिटिटर्स हायर टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट लेके आएगा, तो अपना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। तो 3 साल का अपने को डेटा दिया हुआ है, ईयर 1 2 3, नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, प्राइस पर डिवाइस। प्राइस पर डिवाइस देखो कम होते जा रहा है। R&D कॉस्ट वो तीनों साल में दिया हुआ है, तीसरे साल का जीरो है, तो R&D 2 साल में करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है पर डिवाइस पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट दिया है। मार्केटिंग का कॉस्ट है वेरिएबल और फिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वेरिएबल एंड फिक्स। प्रिपेयर budgeted life cycle operating profit. It has been further indicated that if a discount of 10% is given to customer, the unit to be sold per year will increase by 5%. Would you recommend the introduction of such discount? तो ये वही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ईयर 1 2 3 एंड एक टोटल, इसके 4 कॉलम डालने पड़ेंगे। ईयर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी और एक टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी वो लाइफ साइकिल का कॉलम है अपना, यानी कि यहाँ पे जब हम कॉलम बना रहे थे वो टोटल वाला कॉलम है। ईयर वाइज अपने को डेटा दिया ही नहीं था, तो हमने ईयर वाइज का वर्किंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपने को ईयर वाइज डेटा दिया हुआ है, तो 3 साल का 3 कॉलम और एक चौथे साल का, मीन्स चौथे साल नहीं, एक टोटल का कॉलम जो तीनों साल का क्यूमुलेटिव रहेगा। और वो भी दो अलग अलग केसेस में बनाना है। एक एग्जिस्टिंग ये जो दिया हुआ है उसमें, और दूसरा कि वो डिस्काउंट अगर दिया तो वो केस पे क्या होगा। ठीक है, और जो डिस्काउंट दिया ना वो केस पे तुम लोग को ईयर वाइज भी इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे पहले ईयर में देखो 50,000 यूनिट है और 500 रुपए का प्राइस है, तो अगर बरोबर एक डिस्काउंट ऑफ 10% दिया तो 500 का 10% यानी कि 450 आएगा, और उस पर क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, तो 5% यानी कि 50,000 प्लस 5% होगा। सेकेंड ईयर में प्राइस ही 400 है। ठीक है, तो 400 - 10%, ठीक है, प्राइस कम करके आएगा, और क्वांटिटी बढ़ेगा 2 लाख प्लस 5%। आज समझ गए, क्योंकि ईयर वाइज सेलिंग प्राइस अलग अलग है, इसके लिए तुम लोग शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाओगे कि टोटल कॉलम में ही डायरेक्ट प्लस माइनस करो और आंसर आ जाएगा। तुम लोग को ईयर वाइज भी वर्किंग करना ही पड़ेगा। आज समझ गए। तो ईयर 1 2 3 टोटल वापस ये प्रपोज्ड के लिए ईयर 1 2 3 टोटल, यानी कि 4 4 8 कॉलम रुपीस के लिए और एक पर्टिकुलर का 9 कॉलम लगेगा। तो मैनेज कर पाओगे या नहीं देखना पड़ेगा तुम लोग को। अदरवाइज दो ऑपोजिट पेजेस वाला ले लो और उस पे कंटिन्यूशन में बना दो, सामने सामने का 2 पेज रहेगा वैसे। ठीक है, चलेगा तो भी चलेगा। अदरवाइज वो पर्टिकुलर्स का कॉलम 2 बार लिखना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो अगर दो ऑपोजिट पेजेस रहेगा तो वैसे बना दो, वो अच्छा पड़ेगा तुम लोग को। तेरा भी हो जाएगा वो, ऐसा ऑपोजिट 2 पेजेस ले। 1 crore 22 lakh टोटल। यानी फर्स्ट वाले का पहले साल का लॉस कितना है, 44 lakhs। बाद में 136, 1 crore 36 lakh प्रॉफिट। बाद में 30 लाख प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 crore
22 lakhs। ये फर्स्ट ओरिजिनल के हिसाब से, और प्रपोज्ड के हिसाब से पहले साल का लॉस कितना? 66 लाख 50,000 का लॉस, 24 लाख 10,000 का प्रॉफिट, 64 लाख 10,000 का प्रॉफिट, और 18 लाख 37,500 का अगेन लॉस, यानी कि टोटल लॉस हो रहा है तीनों साल का 20,77,500। कोई साल का मैच हुआ कि एक भी साल का मैच नहीं हुआ? पूरा ओरिजिनल वाले का मैच हुआ कि वो भी नहीं हुआ? ओके, ओके। तो फर्स्ट वाले का टोटल मैच हुआ? नहीं, 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 ओरिजिनल वाले का टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ 22 लाख। R&D का आप टोटल बोलते जाना। R&D का 10 lakhs टोटल, बाद में क्वेश्चन नंबर 1। ये भी एग्जाम प्रॉब्लम है। आई थिंक 2 बार या 3 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। Wipro is examining the profitability and pricing policy of its software division. The software division develops software packages for engineers. It has collected the data on three of its most recent packages: ECE, package for electronics and communication engineers; CE, package for computer engineers; and IE, package for industrial engineers. The summary details on this package over their 2 years cradle to grave the product lives are, यानी कि उसका लाइफ कितना है, 2 साल का लाइफ है, और 2 साल में कितना यूनिट सेल होगा वो लोग बता रहे हैं। EC का 250 का सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट ईयर में 2,000 यूनिट सेल होगा, सेकेंड ईयर में 8,000 यूनिट सेल होगा। वैसे ही दिया हुआ है CE और IE का। Assume that no inventory remains on hand at the end of year 2. Wipro is deciding which product line to emphasize its software division. In past 2 years, the profitability of the division has been mediocre. Wipro is particularly concerned with the increase in R&D cost in several of its division. An analyst at the software division pointed out that one of its most recent package, IE, major efforts have been made to reduce R&D last week. Amit, software division manager, decided to use life cycle costing on his own division. He collected the following life cycle revenues and cost information for the packages. ईयर 1 ईयर 2 का तीनों पैकेज का दिया हुआ है। EC CIE रिवेन्यू कितना रहेगा, कॉस्ट में R&D का कॉस्ट, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस। प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच software packages, which package is most profitable and which is least profitable. How do these three packages differ in their cost structure in percentage of total cost in each category? अब ये ओरिजिनल जो सम है ना, मीन्स ये 2016 सिलेबस के मॉडल से मैंने ये लिया था, तो उसमें ना सॉल्यूशन में जो परसेंटेज निकाला है ना, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि ये जो ब्रैकेट दिया है ना वो एक्चुअली समय दिया हुआ नहीं था, वो मैंने डाला था। तो ये परसेंटेज फाइंड करने को बोला है, तो परसेंटेज जनरली अपन सेल्स पे निकालते हैं, लेकिन ये सब हम लोग ने कॉस्ट पे निकाला, इसलिए मैंने वो सम डाला, मीन्स वो लाइन डाल दिया था मैंने, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना हो इसके लिए।
अभी का 22 सिलेबस का मैंने मॉड्यूल देखा तो सेम सम है और उस पर उन्होंने प्रॉपरली सेल्स पे परसेंटेज निकाला, तो अभी ये लाइन की जरूरत नहीं है। तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना वो कट कर दो। ओके, तो तुम लोग को पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रॉफिट मीन्स कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा दे रही है ईयर 1 ईयर 2 का। अब हम लोग को सिंपल यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे एसी का केस लेते हैं। एसी में ईयर 1 का पूरा डेटा दिया, ईयर 2 का दिया, ठीक है। ऊपर सेल्स है, नीचे कॉस्ट है, तो माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। एक कॉलम और डाल देंगे जो आएगा लाइफ साइकिल का, यानी कि टोटल ईयर 1 प्लस ईयर 2 मिला के, ठीक है। एक कॉलम अपने को और डालना है कि जो है ये परसेंटेज के लिए, मतलब बोला कि कॉस्ट स्ट्रक्चर का परसेंटेज तब में फाइंड करो। तो हम लोग सेल्स को 100 पकड़ेगा, ठीक है। तो उसके सामने 1/1 कॉस्ट कितना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एसी का टोटल सेल्स है 25 लाख, 5 लाख प्लस 20 लाख। तो 25 लाख अगर वो 100 है, तो R&D का कॉस्ट है दोनों सर का मिला के 7 लाख, तो 7 लाख कितना, तो 7 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, तो दोनों को परसेंटेज मिलेगा। तो वो परसेंटेज हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड करना है। तो एक कॉलम डाल देंगे परसेंटेज का, ठीक है। तो वैसे करके हर पैकेज के लिए तुम लोग को पर्टिकुलर्स का कॉलम, ईयर 1 ईयर 2 टोटल एंड परसेंटेज। और वैसे 3 पैकेज है, यानी कि 3 × 4 12 कॉलम रुपीस के लिए, रुपीस परसेंटेज के लिए, और एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। हर एक ईयर का भी परसेंटेज लिखना है या नहीं नहीं, ईयर का नहीं, सिर्फ टोटल का। टोटल डायरेक्ट मार्क नहीं। हाँ, पहले प्रेजेंटेशन तो को पूरा देना पड़ेगा एग्जाम में, यानी कि तुम लोग शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाओगे कि सिर्फ एक ही कॉलम बनाओ। तुम लोग को ईयर वाइज का भी कॉलम डालना है और टोटल का भी कॉलम डालना है, ठीक है। तो ईयर 1 ईयर 2 टोटल परसेंटेज, ये ईसीई का हुआ। वैसे सीई का और आई का, ठीक है। और एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। तो अगेन तुम लोग अगर दो ऑपोजिट पेरेंट्स अगर यूज कर पाए तो वैसे यूज करो, या फिर तुम लोग को 3 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि एक ही बार में पूरा खत्म करो। यही है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिए अपने को लिखना पड़ता है फिर भी। सेम लाइन में। और ये तो और ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, सब कुछ दे रही है, सिर्फ टोटलिंग करना है, बस उतना ही काम है। तो वो परसेंटेज फाइंड करने का पर्पज ये रहता है कि एक एनालिसिस होता है कि ओवरऑल कंपनी कौन से एरिया में ज्यादा कॉस्ट इंकर कर रहा है। तो अगर वो कॉस्ट इंकर कर रहे हैं लेकिन वो लोग को लग रहा है कि उतना बेनिफिट वो लोग को डिराइव नहीं हो रहा है, तो लोग वो एरिया में कॉस्ट को कम करने को ट्राई करेंगे। तो जब भी ये डिपार्टमेंटल बजट्स वगैरह बनता है ना कंपनी का, जनरली मार्च अप्रैल में वो सब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ईयर के लिए बजट वो लोग बनाते हैं। तो वो टाइम पे वो लोग ये परसेंटेजेस वगैरह चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमने लास्ट ईयर में कितना परसेंट कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंकर किया। और उस पे वो लोग वो बजट से कंपेयर करते हैं कि हमने वो लोग को बजट कितना दिया था उसके सामने एक्चुअली कॉस्ट कितना कंपेयर किया, यानी कि वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। और अगर बजट पर उन्होंने ज्यादा कॉस्ट इंकर किया तो वो मैनेजर को रीजन देना पड़ेगा कि उसने कॉस्ट क्यों ज्यादा इंकर किया। और नेक्स्ट ईयर का बजट अकॉर्डिंगली वो उसको नए पैरामीटर के बेसिस पे लेंगे। जहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह चाहिए वहां पे वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, जहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, वहां पे लोग बोलेंगे कि वो मैनेजर को लोग बोलेंगे कि तू फंड को प्रॉपरली यूज कर और हम लोग को बेनिफिट डिराइव करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग वाले को सपोज हमने टोटल 10 करोड़ का बजट दिया था और मार्केटिंग वाले ने सपोज 8 करोड़ ही खर्चा किया, तो देखा जाए तो उसे कॉस्ट बचा है अपना, लेकिन मार्केटिंग का इम्पैक्ट है ना कंपनी के सेल्स के ऊपर जाता है। तो उसने बजट को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया, तो लोग उसको पहले तो चिल्लाएंगे कि तूने 2 करोड़ क्यों खर्चा नहीं किया। अगर तूने एडवर्टाइजमेंट और किया रहता तो शायद से लास्ट ईयर का सेल्स और बढ़ता। तो उसको रीजन पूछेंगे तूने वो 2 करोड़ क्यों यूज नहीं किया, पहला पॉइंट ये है, यानी कि वेरिएंस का फॉर अप। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर को उसको बजट कितना देना है।
मे बी पॉसिबल कि ये लोग जो कंपनी ने गाइडलाइंस दिया है कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ पे करना है, तो वो गाइडलाइंस के लिए 8 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट ही सफिशिएंट है। तो 10 करोड़ का बजट देने की जरूरत नहीं है, तो 2 करोड़ अपन कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सब एरिया वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, और ये एनालिसिस एनालिटिकल एरियाज में ये काउंट होता है। तो अपना काम ये है कि अपने को डेटा प्रोवाइड करके देना है, और जो डिसीजन मेकर्स है वो लोग वो डेटा को यूज करके आगे का डिसीजन लेंगे, वैसा है। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट है उस पर वेस्टेजेस वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो वो लोग पैसा बिंदास होकर खर्चा करते रहते हैं। तो बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर बजट पूरा हिल जाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिटेबिलिटी मिलता नहीं। बजट में एक बजट का टाइप है जिसे बोलते हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट बोला तो नथिंग बट कंपनी का एस्टिमेटेड पीएनएल अकाउंट। ठीक है। तो वो पहले पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, और पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कितना चाहिए उससे रिवर्स वर्क करके वो लोग एक एक कॉस्ट सेल्स वगैरह सब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लाइन से पहले स्टार्ट होता है, पहले प्रॉफिट लिखा जाता है कि उन लोग को नेक्स्ट पे में कितना प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट अचीव करने के लिए सेल्स कितना कॉस्ट कितना, वो वन बाय वन एलिमेंट वो लोग पकड़ते हैं। तो वो सब एरियाज मीन्स वो सब नंबर्स लास्ट ईयर का ये रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, वैसा है। तो बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो कंपनीज में एक्चुअली ये लोग परफॉर्म करते हैं। कुछ कंपनीज को एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ऑब्जर्व करती है कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करो। और कुछ कंपनी बस ऑन पेपर बना के डेटा पर भेज देते हैं, टॉप मैनेजमेंट कभी उसको कंसिडर करता ही नहीं, वो अपने हिसाब से ही चलते जाते हैं। जनरली क्या होता है कि जो ग्रोइंग कंपनीज है ना इनिशियल फेज में है, तो वो कंपनीज का मेन फोकस ये रहता है कि अभी सेल्स को बढ़ा। तो लोग कॉस्ट को कम करने के लिए ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो लोग का अभी मेन टारगेट ये है कि मार्केट शेयर अपना बढ़ना चाहिए, कस्टमर बेस बढ़ना चाहिए। तो लोग उसके लिए कंटिन्यू बोलते हैं ना कि एफर्ट्स लेते रहते हैं, तो कॉस्ट साइड को लोग फोकस नहीं करते। जब ये लोग एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर वगैरह लोग ने अचीव कर दिया, बाद में वो लोग ये लाइन पे आते हैं कि अभी चलो मार्केट शेयर इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तभी कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को मैनेज करने को ट्राई करें। तो कौन से स्टेज में कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो लोग ये सबको कितना इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा है। अब जैसे अगर सपोज केस लिया फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का, तो ऑलरेडी वो मार्केट खा के बैठा है। अब जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, या तो उसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर है, मैक का, या तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, या तो लिनक्स वगैरह आएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट शेयर है वो हाईएस्ट है, कि जितने भी लैपटॉप सेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड, वैसे। तो अब वो लोग को ये सब में सेल्स बढ़ाने में वगैरह में वो लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली कंपटीशन इसके लिए लोग को ट्राई तो करना ही पड़ेगा कि मार्केट शेयर और बढ़ते रहे। लेकिन फिर भी वो लोग का अभी का फोकस ये रहेगा कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज हो, वैसे। तो कौन से स्टेज पे कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड है, वैसे। तो एक जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, एक रैंडमली नंबर्स ले लेते हैं। R&D का मुझे परसेंटेज बोलते जाओ, फर्स्ट वाले में कितना आया? 28, दूसरे वाले में 30, और तीसरे वाले में 15। ठीक है। और प्रॉफिट का परसेंटेज ले लेते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज पहले वाले में 14, दूसरे में 16, और 7.5। तो वो लोग ने पूछा है कि ये मेरा ना माइनस माइनस। ओके। तो लॉस आ रहा है प्रॉफिट की जगह पे, कितने का? ओके। ओके, ठीक है। तो -6% आया लास्ट वाले में। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन से सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है। ठीक है। तो सबसे प्रॉफिटेबल मीन्स दो तीन क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, विच इज लिस्ट प्रॉफिटेबल। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल में कौन सा आएगा? सी। और लिस्ट प्रॉफिटेबल में आएगा आई, लॉस मेकिंग है।
ठीक है, तो वो एक लाइन में आंसर लिख दो। मोस्ट प्रॉफिटेबल पैकेज इज सी एंड लिस्ट प्रॉफिटेबल पैकेज इज आई। ओके। और एक लाइन और लिख दो कि वो मैनेजर पूछ रहा था कि कौन से इसके ऊपर फोकस रखे। सो कंपनी शुड फोकस मेनली ऑन पैकेज सी विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। Company should focus mainly on package C, which is most profitable, and it should take measures to improve profitability. It should take measures to increase profitability of package IE. यानी कि हम लोग उसको डिसकंटिन्यू करने को नहीं बोलेंगे कि पैकेज को डिसकंटिन्यू करो, हम लोग ये बोलेंगे कि उसमें प्रॉफिट बढ़ाने को कुछ एफर्ट्स लो। वो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो आइदर सेल्स बढ़ा के या तो कॉस्ट को कम करे। तो वो कंपनी डिसाइड करेगा वो लोग को क्या करना है। आया ना समझ में?